एवरीवन, दिस इज़ कोमल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल इन बीइंग एजुकेटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगी 10 to 15 मिनट्स में लिविंग वर्ल्ड के लिए। और मैंने इसमें ऐड किया है एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्लस पीवाई की क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली देयर इज़ अ साइंटिस्ट, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, मतलब इनको बर्ड्स के लिए स्टडी करने के लिए जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो इन्होंने डिफाइन किया है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को। और इनके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वो होती हैं जो कैन इंटरब्रीड टुगेदर, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती हैं। सो दैट्स इट फॉर अर्नस्ट मेयर। नेक्स्ट मूव। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, सच एज ग्रोथ, development, reproduction, metabolism and ability to sense the environment. So these are the living characteristics of living organisms. Okay, move on to the next point. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो ग्रोथ है वो कब होगी, जब इंक्रीज इन मास होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट जब इंक्रीज इन नंबर होगा, मास इंक्रीज होगा और नंबर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है। ग्रोथ भी तभी होगी और रिप्रोडक्शन भी तभी होगा। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल ले लो, अमीबा डिवाइड कर रहा है, ग्रोथ कर रही है, मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। एंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक सेल से दूसरा बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ग्रोथ जो है वो दो तरह की है, इंट्रिंसिक एंड डिटरमाइंड ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, डिटरमाइंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। Move on to the next. ओके, देयर आर सम पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के एक पेज में कंजस्टेड वे में लिखा है, यहाँ अच्छे से देख लो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एक नॉट डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों हैं, कैसे हैं, अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये एक डिफाइनिंग फीचर्स हैं, अच्छे से पढ़ लो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है ह्यूमन बींग्स का। दैट्स इट। अब डिस्कस करते हैं क्यों और कैसे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। ग्रोथ क्यों है नॉट डिफाइनिंग फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स एक्चुअली में वो फीचर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके। ग्रोथ नॉन लिविंग में पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है? जब एक सैंड ड्यून्स है, हम उसे एक साल पहले देखते हैं तो हम उसकी कोई सर्टन हाइट पाते हैं, और जब हम एक साल बाद उसे देखते हैं, 1-2 साल बाद, तो उसकी हाइट हमें इंक्रीज़ हुई लगती है। और वो इंक्रीज़ हुई हाइट कैसे लगती है? क्योंकि एक्सटर्नल सैंड वगैरह वहाँ की जो सरफेस है उसकी, उस पर एक्यूमुलेट हो गई और उसकी हाइट हमें इंक्रीज़ दिखने लगी। सो दैट्स वाई नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसे ग्रोथ हो रही है। अब सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी मैटर का, उसको हम एक्रीशन बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से ग्रोथ होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम 10 दिन से ना नहाएं और हमारा वेट 10 दिन बाद 5 किलो बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो वेट बढ़ता है, मास बढ़ता है, वो अंदर से बढ़ता है। ठीक है। हमारी जो हाइट बढ़ती है वो अंदर से बढ़ती है। ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। तो लिविंग बींग्स के केस में इंट्रोसेप्शन एक वर्ड आपको याद रखना है, नॉन लिविंग के केस में एक्रीशन आपको याद रखना है। ग्रोथ के लिए हटाओ, नॉट डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन पर आओ, रिप्रोडक्शन समझो। रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, सेक्सुअल और असेक्सुअल। देयर आर सम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ ऐड किया है क्योंकि आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ क्लियर होगा। ओके। फंजाई में स्पोर्स से होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइड्रा बर्डिंग, प्लेनेरिया रीजनरेशन। फिलामेंटस एल्गी इंपॉर्टेंट है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी यहाँ इंपॉर्टेंट है, और फिलामेंटस एल्गी है फ्रेगमेंटेशन के लिए। एक्सेप्शन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि म्यूल्स में, स्टेरल वर्कर बीज में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो नहीं होती है क्योंकि ये इनफर्टाइल होते हैं। सो देयर इज अ एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर पुट इन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर्स हैं। मेटाबॉलिज्म इसलिए है क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं होता और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। यही केस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस में भी फॉलो होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म को बनाते हैं, एंड ये नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल शो नहीं होता। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ते हैं, इस लाइन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ रिएक्शंस कराई, वो जो रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में हो रही हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट हमने उन्हें दिया और हमने लिविंग रिएक्शंस कराई, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराई। ठीक है। लेकिन जो जार है, जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, वो जार और वो टेस्ट ट्यूब एक लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इस पॉइंट पे वही लिखा है, जब हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराते हैं किसी जार में, टेस्ट ट्यूब में, तो वो लिविंग जार और टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग रिएक्शंस होती हैं। ओके।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट, देयर आर सम एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट है तो इनको पढ़ लो। ICBN इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया एंड ICVN इंटरनेशनल कोड्स फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं PY की क्वेश्चन, दैट इज वाई आई एम एट देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी देख लो, जो स्पीशीज़ हैं 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियंस तक की स्पीशीज़ हैं, उन सबको क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई करेंगे, उनकी हैबिट्स को जानेंगे कि वो क्लास डायूरेनल है या नॉक्टर्नल है, कैसे खाती हैं, कैसे जीती हैं, कैसे रहती हैं, तभी हम उनको क्लासीफाई कर पाएंगे, उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे और उनका नॉमेनक्लेचर बाद में रख पाएंगे। अब आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले हम स्पीशीज़ को कि ये स्पीशीज़ है, एक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है, ओके, आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट इज क्लासीफाई करेंगे कि उसकी खाने की हैबिट क्या है, उसकी सोने की हैबिट क्या है, यूरिनल डायूरिनल है या नॉक्टर्नल है, ठीक है, क्लासीफाई कर लिया। देन हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर मतलब नामांकरण करेंगे, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज बेसिस पर उसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, और ये रूल्स हमें इसलिए फॉलो करने होते हैं क्योंकि हर एक एरिया में अपने अपने लोकल नेम्स होते हैं एक स्पीशीज़ के लिए। जैसे पोटैटो के लिए यूपी में कुछ और बोलेंगे, हिमाचल में कुछ और बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और, जम्मू में कुछ और, आंध्रा में कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और। सो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी लैंग्वेजेस के लिए। सो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक कॉमन नेम एक स्पीशीज़ का रखा जाएगा, जो कि जिसे हम नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस में लेकर आएंगे। और नॉमेनक्लेचर के कुछ जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जो नॉमेनक्लेचर का नाम रखा जाएगा बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का, साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट एंड सेकंड इज़ दैट, उसमें दो नाम होंगे। पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और दूसरा करेगा स्पीशीज़ एपिथेट को, और दोनों के दोनों अगर हम हाथों से लिखेंगे, हैंड रिटन किसी कॉपी पर लिखेंगे तो वो अंडरलाइन होंगे, अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, मतलब थोड़ा टेढ़ा। फोर्थ वन इज़ दैट जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीशीज़ होगी वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, ओके। सो दैट्स इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन वगैरह, ये मेन चीज़ है इस चैप्टर की। क्लासिफिकेशन जो है, क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन को, जब हम किसी स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो हम उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में हम जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज़ है, उसको हम कैटेगराइज करेंगे। जो कैटेगरी है उसको हम टैक्सा बोलेंगे साइंटिफिकली, और जो क्लासिफिकेशन है उसको साइंटिफिकली टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ओके। क्लियर है? कैटेगरीज को क्या बोलेंगे? टैक्सा, और क्लासिफिकेशन को बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ओके। सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स और सिस्टेमा कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स और सिस्टेमा जो है अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने डिफाइन किया इसको। इन्होंने बोला सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम सिस्टमैटिक्स और सिस्टेमा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इज न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले ने दिया और इन्होंने बताया इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो हायरार्की ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है और वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को और एक कैटेगरी को, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितनी भी कैटेगरी हैं उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इस लाइन का मतलब एनसीईआरटी की लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसकी लाइन का मतलब है जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर या फिर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं करती, वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखती हैं, ठीक है। दैट्स इट। Now move, there are some taxonomic categories: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ओके। जो किंगडम है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। और अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ करेंगे। तो याद रखने की बात ये है, सिंगल लाइन में आपको याद रखना है, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। मतलब किंगडम में जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एक सेम टैक्सा लेवल पर वो बहुत कम होंगे और बिल्कुल ना के बराबर होंगे, जबकि स्पीशीज़ में इट इज़ वेरी इजीली टू डिस्कवर द कॉमन कैरेक्टर्स एट द सेम लेवल ऑफ एन स्पीशीज़, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ओके। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं इन अ वेरी कंजस्टेड वे। यहाँ मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप याद कर लो। स्पीशीज़ में देखो एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, पैंथेरा लियो टाइगर, सोलेनम ट्यूबेरसम पोटैटो। इंडिका, लियो एंड ट्यूबेरसम दीज आर द स्पीशीज़ एपिथेट, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ जीनस है सोलेनम पैंथेरा। सोलेनम और पैंथेरा ये एक जीनस हैं दोनों के दोनों, और इसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को कंटेन किया है, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल, सोलेनम नीगर एंड सोलेनम मिलोंगिना। इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट है, स्पीशीज़ अलग अलग हैं और जो जीनस है वो सेम है, ओके।
तो सोलेनम एक जीनस है, वो सेम है, और इनकी जो पोटैटो, ब्रिंजल एंड टमाटो, इनकी जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है। पैंथेरा एक जीनस है लॉयन, लियोपार्ड एंड टाइगर का, और इनकी जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ फैमिली में जीनस जो है वो डिफरेंट होंगे और फैमिली सेम होगी, ठीक है। सोलेनम, पेचूनिया एंड दतूरा, ये सारी जीनस हैं अलग अलग, और इनको एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ पैंथेरा एंड फेलिस। फेलिस जो है वो कैट की कैटेगरी में आता है। पैंथेरा और फेलिस जो हैं वो अलग अलग जीनस हैं और इनको रखा है फेलिडी की फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ये हैं डिफरेंट फैमिलीज़ और इनको रखा है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में। नेक्स्ट इज़ फेलिडी एंड कैनेडी, ये हैं अलग अलग फैमिलीज़ और इनको रखा है कार्निवोरा के ऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लास। प्राइमेट्स जो है वो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन को कंटेन करता है, एंड कार्निवोरा, तो ये हैं डिफरेंट ऑर्डर्स और इनको एक ही क्लास मैमल्स में रखा है। नेक्स्ट इज फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये हैं डिफरेंट क्लासेस और इनको कॉमन फाइलम कॉर्डेटा में रखा है। नेक्स्ट इज कैटेगरी हाईएस्ट कैटेगरी जो ही है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम, और इसमें जो डिटरमाइन डिफिकल्टी, डिटरमाइन द रिलेशनशिप और टेक्स एट द सेम लेवल, ओके, जो प्रीवियसली डिस्कस किया था। ये टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, रट लो इसको, दिन में 1 से 2 बार या 3 से 4 बार इसको देखना, याद हो जाएगा। लास्ट के जो 2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, यहाँ पर मैंने कुछ रखा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और उनके पीछे जो सफिक्स लगते हैं उनको देख लो। डिवीजन के लिए फाइटा लगेगा, सब डिवीजन के लिए फाइटिन लगेगा, एंड क्लास के लिए ऑप्सिडी, फाइसी एंड एई लगेगा, ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए आसी, ओके। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिकल एड, सो दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स स्पेसिमेंस, प्लांट स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको शीट पर चिपका देते हैं। शीट जो होगी उसकी जो हाइट और लेंथ होगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी, वो 11.5 से लेके 16.5 लेंथ एंड हाइट्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ में इंचेस में होगी, ओके। एंड व्हाट इज़ वेस्कुलम? वेस्कुलम क्या है कि जो प्लांट स्पेसिमेन है जिस बॉक्स में कंटेन होते हैं उसको हम वेस्कुलम बोलते हैं, दैट इज़ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में क्या क्या लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो इसको। हर्बेरियम में लिखा जाता है डेट ऑफ कलेक्शन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, लोकल नेम और बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है, कलेक्टर का नाम लिखा जाता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज अब बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। कुछ गार्डन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो AIP वाले एग्जाम में, AIP MT वाले एग्जाम्स में पूछे जाते थे। और रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, इंडिया का ओल्डेस्ट है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है, NCERT में यही है। म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम म्यूजियम बोलते हैं। और इसमें एक इंसेक्ट बॉक्स होता है जिसमें हम इंसेक्ट को मारते हैं फिर उसको पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, पॉइंटर से। एंड नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क, इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। एक एक्सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है जिसको हम इकोलॉजी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। देयर इज अ की एंड कपलेट, 2 स्टेटमेंट होती हैं, दोनों के दोनों एंटागोनिस्टिक होती हैं एक दूसरे के। की एंड कपलेट 2 स्टेटमेंट है, ओके। इन दोनों स्टेटमेंट को हम बोलेंगे लैड, और की एंड कपलेट दोनों एक दूसरे के फेवर में नहीं होंगे, मतलब अपोजिट होंगे। की एक लॉक की तरह, की के तरह काम करेगा एंड कपलेट एक लॉक की तरह काम करेगा, और दोनों के जो स्टेटमेंट होंगे उनको हम लैड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरा एंड फोना, एंड व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फोना। इसमें कन्फ्यूजन होता है, प्लांट्स और एनिमल्स पता तो होता है लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है, ठीक है। फ्लोरा एक प्लांट है, क्यों, कैसे पता चला मुझे? फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर, और फ्लावर आता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो फ्लोरा इज प्लांट, फोना इज एनिमल, ठीक है। अब फ्लोरा क्या है यहाँ पर? एक्चुअल अकाउंट फॉर हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। किसी एक गिवन एरिया में प्लांट्स के बारे में स्टडी करना फ्लोरा का काम है। ऐसे ही फोना है, किसी गिवन एरिया में एनिमल्स के बारे में स्टडी और इन्फॉर्मेशन उनकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो फोना हो गया। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल एक बुक की तरह होता है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम स्पीशीज फाउंड इन दैट एरिया, उस एरिया में जो स्पीशीज फाउंड होगी उसकी तरह मैनुअल की तरह काम करेगी, एक बुक की तरह है वो, उस स्पीशीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है अबाउट वन टैक्सॉन। सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, और आई होप चैप्टर जल्दी खत्म हो गया होगा। Okay, thanks for watching my videos. Please do like my video and share with your friends and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for the latest update, and that's it. और क्विक रिवीजन सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।